हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्रेक एंड डायनामोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेक क्या होता है एंड डायनामोमीटर क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ क्लास अबाउट द ब्रेक एंड डायनामोमीटर। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा एप्लीएंसेस है जिसकी मदद से हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करा देते हैं और जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करा करके बॉडी को, जो मूविंग बॉडी है उसको रोक देते हैं या तो उसको मतलब उसके मोशन को रजिस्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेक का यही काम होता है। ठीक है, ब्रेक का क्या काम हुआ कि मोशन को रजिस्ट करना या तो बॉडी मूविंग बॉडी को रोक देना, ब्रेक का काम हुआ। ये किस तरह से कर पाएगा? तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ऐसे तो आपको पता ही होगा कि कोई भी मूविंग बॉडी हो उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है ना, होता ही होता है। तो उसी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को वो इंक्रीज़ कर देता है और उसमें जितना भी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी को ये ब्रेक एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको जल्दी से जल्दी रोक पाएगा, है ना। और या तो रोक देगा या तो उसको रिटार्ड करेगा, मतलब धीरे कर देगा। ठीक है ना, उसके मोशन को रिटार्ड करेगा। तो यही है ब्रेक का काम। ओके, एक्चुअली मैं इसको और अच्छे से अगर मैं डिटेल में समझाऊं ब्रेक के बारे में, तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब उसमें मूविंग बॉडी में मैं क्या बोला कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट है उस बॉडी को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉइन लीजिए, कॉइन को यहाँ से एक प्लेन सरफेस में रोल करा दीजिए, तो वो क्या होगा, वो कॉइन रोल होते 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 कुछ दूर जाएगा, है ना। मान लीजिए 10 मीटर 20 मीटर गया, लेकिन कभी ना कभी तो वो जा कर के रुकेगा। फ्रिक्शनल उसका स्पीड वेलोसिटी जो होगा वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा और वो जा कर के रुक जाएगा। मतलब उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रोक पाया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा समय लिया उसको रोकने के लिए, है ना। काफ़ी ज़्यादा समय लिया उसको रोकने के लिए। तो हम लोगों के पास जब हम लोग रोड में चलते हैं तो क्या हम लोगों के पास इतना समय होता है कि हम लोग जहाँ रोकना चाहें वहाँ पे रोकना चाहेंगे ना, कि चलो थोड़ी ही दूर में रुक जाए। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे जहाँ रोकना चाहें उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाए, नहीं। इसीलिए ये ब्रेक लगाते हैं हम लोग, ताकि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा हो कि उसको वो सडन रोक पाए, बहुत ही जल्दी रोक पाए। मतलब जितना डिस्टेंस वो ब्रेक लगाने के बाद जितना मूव करता था, लंबा डिस्टेंस, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, सडन ब्रेक लग जाए। इसीलिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हम लोग को इसीलिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कराना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ब्रेक इज़ एन एप्लीएंसेस। ये एक ऐसा एप्लीएंसेस है यूज टू अप्लाई द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू अ मूविंग बॉडी। ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को अप्लाई करता है, अप्लाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द मूविंग बॉडी टू स्टॉप और रिटार्ड इट बाय एब्जॉर्बिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसका काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको रिटार्ड करेगा या तो उसको स्टॉप करेगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेक। ये ब्रेक के बारे में डेफिनेशन समझ में आ गया। अब मैं ये डायनामोमीटर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि ये डायनामोमीटर है क्या। जैसे मान लीजिए कोई इंजन है, कोई इंजन क्या कर रहा है कि अपना पावर को दे रहा है व्हील में और व्हील मूव कर रहा है। तो आखिर वो इंजन जो अपना पावर व्हील को दिया, तो व्हील को रोकने के लिए हम लोग को कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, उस व्हील को रोकने के लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा। कि मान लीजिए कि कोई एक व्हील है जिसका वजन है, मान लीजिए कि आप एक वजन स्पेसिफिक वेट ले लीजिए कि 10 केजी का एक व्हील है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। अब हम लोगों को उसको वो जिसके द्वारा उसको पावर मिल रहा है व्हील को, वो क्या है, इंजन है। तो इंजन को व्हील में कहाँ से पावर आ रहा है, इंजन से। तो आखिर हम लोग को ब्रेक लगाने के लिए उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो व्हील जो है वो रुक जाए, ये कौन बताएगा आपको? डायनामोमीटर बताएगा। ठीक है, ये आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा? डायनामोमीटर। तो डायनामोमीटर क्या हो गया, एक ऐसा डिवाइस हो गया जो पावर को, कितना पावर हम लोग को लगेगा उसको रोकने के लिए, वो चीज़ हम लोगों को बताएगा। ठीक है, जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि अ डायनामोमीटर इज़ अ ब्रेक इनकॉर्पोरेटिंग अ डिवाइस टू मेज़र द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाइड, कि आखिर कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को अप्लाई करना होगा। दिस इज़ यूज टू डिटरमाइन द पावर डेवलप्ड बाय द मशीन, कि आखिर वो मशीन कितना पावर डेवलप कर रहा था जो कि ट्रांसमिट हो रहा था व्हील में, वाइल मेंटेनिंग इट्स स्पीड एट द रेटेड वैल्यू, है ना। जब वो रेटेड वैल्यू मतलब टॉप स्पीड में रहेगा, उस टाइम में कितना इंजन प्रोड्यूस कर रहा था पावर, उसको भी ये डिटरमाइन कर सकता है।
ठीक है। कोई भी इंजन का पावर को अगर आपको जानना है, कोई भी इंजन का पावर को जानना है तो आपको क्या किसका इस्तेमाल करना होगा? डायनेमोमीटर। हमारे लैब में भी डायनेमोमीटर है, रोप बेल डायनेमोमीटर है, जिसमें क्या करते हैं, एक जनरेटर है, जनरेटर के द्वारा जो जनरेटर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उससे जो शाफ्ट कनेक्टेड है वो रोटेट होगा। शाफ्ट में हम लोगों का एक व्हील लगा हुआ है, वो व्हील रोटेट होगा। अब व्हील को रोकने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? एक बेल्ट लगाया हुआ है ना। बेल्ट में हम लोग टेंशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कितना टेंशन आखिर हम लोग देंगे कि वो जो मेरा मतलब व्हील जो है वो रोटेट हो रहा है, वो व्हील रोटेट होना बंद हो जाए। तो मतलब ये हम लोग जनरेटर का पावर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डायनेमोमीटर क्या बताएगा कि कोई भी इंजन का पावर को आपको डिटरमाइन कर सकते हैं कि आखिर वो कितना पावर का है, कितना रेटेड का है। ठीक है। तो डायनेमोमीटर का यही इस्तेमाल करते हैं कि आखिर हम लोग को कितना, कोई भी अगर मूविंग बॉडी को रोकना है तो कितना रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हम लोग को लगाना पड़ेगा, वो कौन बताएगा? डायनेमोमीटर बताएगा। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रेक्स के बारे में देखेंगे, सब एक एक के बारे में डायनेमोमीटर का भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेक, ब्रेक कितने प्रकार का होता है। तो 4 टाइप का ब्रेक दिखाया हुआ है। ब्लॉक और शू ब्रेक है, ब्लॉक और शू ब्रेक है, बैंड ब्रेक है, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक है, एंड लास्ट वन इंटरनल एक्सपेंडेड शू ब्रेक है। एंड फिफ्थ वन एक हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है जो कि इसी में से, मतलब इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक, बैंड ब्रेक, ब्लॉक ब्रेक, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। और एक हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें हम लोग फ्लूइड का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन लगाने का काम करते हैं। जैसे कि ब्लॉक और शू ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक और शू का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक मतलब लकड़ी का छोटा छोटा बनाया हुआ एक बार टाइप से है, लकड़ी का बनाया हुआ बार टाइप से है, उसको ब्लॉक कहेंगे। शू कहेंगे रबर का बनाया हुआ, एक ऐसा मटेरियल का बनाया हुआ ये सब होगा, है ना। एक ऐसा मटेरियल का बनाया हुआ होगा जो क्या होगा? काफ़ी सॉफ्टर होगा, है ना, काफ़ी सॉफ्टर होगा। इसका सॉफ्टर होने का क्या कारण है? ताकि ये वियर एंड टियर नहीं हो ज़्यादा। जैसे कि व्हील से बार बार ये रगड़ाएगा तो ये अगर सॉफ्टर नहीं हुआ तो क्या होगा? वियर टियर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग जो शू यूज़ करते हैं वो लगभग रबर टाइप्स का होता है ना, जो ड्रम से जो है वो टच में रहेगा, तभी तो वो ब्रेक लगा पाएगा। तो जो मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे वो काफ़ी सॉफ्टर होगा, ठीक है ना, ताकि अगर ये वियरिंग हो जाए तो जो मेरा व्हील है वो वियर ना हो, बल्कि ये जो शू है मेरा वो शू वियर हो। तो शू वियर होगा तो शू चूँकि छोटा सा चीज़ है तो हम लोग इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं जब इसमें वियर टियर हो जाएगा तो, है ना। इसमें हम लोग लकड़ी वुड का यूज़ करते हैं, रबर का यूज़ करते हैं, है ना, जो कि काफ़ी हल्का व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रबर और शू का। और अगर बहुत ही हैवी व्हीकल हो जो बहुत तेज़ घूमता हो, वहाँ पे हम लोग कास्ट स्टील का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन वगैरह में आप देखे होंगे कास्ट स्टील का यूज़ किया हुआ रहता है। तो उसी तरह से हम लोग का देखा जाता है अपना पर्पस के हिसाब से ब्लॉक और शू ब्रेक। बैंड ब्रेक में भी हम लोग बैंड का यूज़ करते हैं, बेल्ट का यूज़ करते हैं। और बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक में बैंड का भी इस्तेमाल होता है और इस तरह से छोटा छोटा बार का भी इस्तेमाल होता है। हर एक के बारे में देखेंगे। इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक में क्या होता है कि व्हील के अंदर साइड से ब्रेक लगेगा, और ये सब जो है वो एक्सटर्नली ब्रेक है, एक्सटर्नल में लगता है, बाहर साइड से लगता है ये सब। और इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक अंदर साइड से लगेगा। और हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हो गया आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हर एक के बारे में जानेंगे एक एक करके। हाइड्रोलिक ब्रेक एक स्पेशल टाइप का ब्रेक है, इसीलिए उसको इसमें पार्ट्स में नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक और शू ब्रेक के बारे में कि ब्लॉक एंड शू ब्रेक क्या होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दिस वन इज़ अवर ब्लॉक, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा आपको डब्बा दिख रहा है, ये दिस वन इज़ अवर ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका क्या है? ड्रम है। दिस इज़ ड्रम एंड दिस इज़ ब्लॉक। और इस ब्लॉक को पावर कहाँ से मिल रहा है? तो वो मिल रहा है आपको यहाँ लीवर से, ठीक है ना। ये जो लीवर आपको दिख रहा है दिस इज़ लीवर। लीवर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नीडल टाइप से निकला हुआ है, इस यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है। पाइवोट मतलब फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। कौन से पॉइंट में फिक्स किया हुआ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे वाला पॉइंट जो ओ पॉइंट है ना, ये जो ओ पॉइंट है वहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ओ पॉइंट में फिक्स किया हुआ है। और यहाँ से जो नीचे साइड से एफ फोर्स लग रहा है, जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं ना, मान लीजिए पैर से आप ब्रेक लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे साइड से
फोर्स लगाना होगा। अगर इसी अरेंजमेंट को अगर हम लोग नीचे साइड दिखाएंगे तो ऊपर साइड से फोर्स लगाएंगे, तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से चेंज होगा ये फोर्स का डायरेक्शन। ओके, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर यही पूरा अरेंजमेंट को हम लोग नीचे साइड में कर देंगे तो फोर्स कहाँ से लगाएंगे, ऊपर की ओर लगाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे, है ना, ऊपर से लगाएंगे नीचे की ओर लगाएंगे फोर्स। तो वो इसका अरेंजमेंट किधर रहेगा उसके हिसाब से होगा। तो ये आपका है लीवर, यहाँ से जहाँ पाइवोट किया हुआ है वहाँ से जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस है ए, और जहाँ पाइवोट से लेकर के ये रबड़ बैंड तक का डिस्टेंस है बी, और सी कौन सा डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पाइवोट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ जहाँ टच में है, जैसे यहाँ सू और यहाँ पे ड्रम जो टच में है वहाँ को पॉइंट को देखिए इंक्रीज करके यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये पॉइंट जो दिखाया हुआ है ये आपका हो गया एक पॉइंट, ठीक है, ओ डबल डैश इसको मान लीजिए। तो ओ डबल डैश और ओ के बीच में क्या डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस है, स्मॉल सी डिस्टेंस है, ओके, और स्मॉल सी डिस्टेंस है। अब मैं अगर बताऊं आपको कि मान लीजिए ये ड्रम जो है, मान लीजिए ये ड्रम आपका अभी कैसे घूम रहा होगा, मान लीजिए कि ये ड्रम आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ड्रम आपका कहाँ कहाँ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उस टाइम क्या होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किधर होगा, मान लीजिए यहाँ पे सू जो है वो सू तो ड्रम के टच में है और ये किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, म्यू आर एन के बराबर होगा। व्हाट इज आर एन, आर एन इज नथिंग बट ए कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन तो आप पढ़ चुके हैं ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ये इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ जहाँ पे दोनों टच में होगा वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जब ये इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन म्यू इंटू आर एन इधर होगा, और जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मान लीजिए कि अभी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स होगा और इधर होगा म्यू इंटू आर एन। तो यही डिफरेंस है कि जब क्लॉकवाइज घूमेगा उस टाइम इधर होगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, ठीक है ना। यहाँ तक मैं फिगर में पूरी तरह से आपको समझा चुका हूँ, सू के बारे में दिखा चुका हूँ कि सू कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया हूँ। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक एंड सू ब्रेक। अब ब्लॉक एंड सू ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ए ब्लॉक और सू, ये किसके द्वारा बनाया हुआ है, ब्लॉक और सू के द्वारा बनाया हुआ है। व्हाट इज़ ब्लॉक, ब्लॉक एक लकड़ी का छोटा छोटा बार होता है, और सू क्या होता है, रबर का बनाया हुआ होता है, जूते की तरह, सोल जो होता है ना जूते का सोल, तो उसी तरीके का शू होता है। विच इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग ड्रम, ये रोटेटिंग ड्रम के अगेंस्ट में दबाया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है। द फोर्स ऑन द ड्रम इज इंक्रीज बाय यूजिंग अ लीवर एंड दिस इज कॉल्ड लीवर, एंड लीवर की मदद से यहाँ पे फोर्स को बढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग नीचे से जितना फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे इस साइड में उतना दबेगा और उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उतना ज़्यादा ब्रेक लगेगा और ड्रम को रोक देगा। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। तो दिस इज़ ब्लॉक एंड शू ब्रेक, यही है आपका ब्लॉक एंड शू ब्रेक। अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ है। जैसे स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रम है, ये जो है इसका रेडियस, ड्रम का रेडियस है आर, स्मॉल आर। म्यू का है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ जो आपको म्यू दिख रहा है दिस इज़ अवर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ आर क्या है, रेडियल फोर्स अप्लाइड ऑन द ड्रम, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ जो फोर्स F लगा रहे हैं, क्या ये फोर्स F पूरी तरह से यहाँ पे लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, कुछ फोर्स क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ फोर्स F लगा रहे हैं, बट यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है दिस इज फोर्स इज FR, दिस इज कॉल्ड रेडियल फोर्स अप्लाइड ऑन द ड्रम। कि रेडियल फोर्स, जो रेडियल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो जो रेडियल फोर्स अप्लाइड हो रहा है ड्रम में वो क्या हो रहा है, FR हो रहा है, जो कि फिगर में यहाँ नहीं दिखाया हुआ, लेकिन वही फिगर, वो जो रेडियल फोर्स है वो किसके द्वारा आएगा, इस F के द्वारा आएगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, उसका डायरेक्शन अगेंस्ट द ड्रम आएगा, ठीक है ना। Rn क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। Rn को हम लोग अभी मैंने बताया है, दिस इज अवर Rn एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। F क्या है, फोर्स अप्लाइड एट द लीवर, F क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द लीवर, ये लीवर में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज F। एंड F को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। वो किसके बराबर है, म्यू आर एन के बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर एन के बराबर है। वो आइदर अभी किसी भी डायरेक्शन में हो, म्यू आर एन ही होगा, ओके, म्यू आर एन ही होगा। एज्यूम दैट द नॉर्मल रिएक्शन आर एन
एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ एक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द ब्लॉक। अभी हम लोग मान रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर एन है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द ब्लॉक, कि दोनों इस ब्लॉक के मिड पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, दोनों मिड पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। मान लीजिए ये प्रेस ज़्यादा होगा तो वो मिड पॉइंट पर एक्ट नहीं करेगा, लेकिन अभी हम लोग सपोज मान करके चल रहे हैं कि दोनों जब टच कर रहा है तो वो बिल्कुल सेंटर पे, जैसे ब्लॉक का जो भी चौड़ाई है उसका बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, मिड पॉइंट पर लग रहा है। क्या क्या मिड पॉइंट पर लग रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों ही मिड पॉइंट पर लग रहा है। तो उस टाइम में जो ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम, जो ड्रम में जो ब्रेकिंग टॉर्क है, एक ऐसा टॉर्क जो ब्रेक लगा करके ड्रम को रोक पाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क। और ब्रेकिंग टॉर्क किसके बराबर होगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस, है ना। जो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू आर एन जो लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, उसको अगर हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा जो इसको रोक पाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये अभी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा था वो अगर इसके बराबर, एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो जाए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके टॉर्क के बराबर हो जाए, तो ये क्या होगा? रुक जाएगा। तो मान लीजिए इधर जो घूम रहा है दिस इज कॉल्ड टॉर्क, और ये जो इधर से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क। तो इधर से जो घूम रहा है दिस इज कॉल्ड टॉर्क, एंड इधर से जो घूम रहा है दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क। एंड म्यू आर एन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर से, रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको क्या देगा? ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम। ड्रम में जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो मिलेगा। तो टी बी इज इक्वल टू म्यू आर एन इंटू आर। टी बी इज इक्वल टू म्यू आर एन फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू आर एन होगा, और रेडियस आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम हम लोग को मिल जाएगा। टेक मोमेंट अबाउट पाइवोट पॉइंट ओ। अब हम लोग क्या करेंगे? मोमेंटम लेंगे, मोमेंट लेंगे अबाउट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ के बारे में मोमेंट लेंगे। पॉइंट ओ जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे हम लोग मोमेंट लेंगे, ठीक है। टेक मोमेंट अबाउट पाइवोट पॉइंट ओ। तो जब हम लोग ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे तो एफ इंटू ए, है ना। तो उस टाइम में क्या होगा? तो आप खुद ले सकते हैं मोमेंट अबाउट ए, ओ के अबाउट, सॉरी आप ओ के अबाउट मोमेंट आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे ओ है तो सबसे पहले तो ये फोर्स आपका लगेगा, दिस फोर्स मल्टीप्लाइड विथ ए, ठीक है। ये फोर्स मल्टीप्लाई किससे होगा? ए से होगा मल्टीप्लाई। तो ए से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका इसके द्वारा जो टॉर्क मिलेगा वो मिल जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं। और माइनस आर बी इंटू एन, आर बी इंटू बी, आर एन इंटू बी, सॉरी आर एन इंटू बी कैसे हो गया? कि जैसे ये आपका लग रहा है अभी आर एन ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर लगेगा तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड विथ बी, पाइवोट पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड विथ बी, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ माइनस साइन दिखाया गया है। वहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ माइनस साइन दिखाया गया है। और फिर ये प्लस में फ्रिक्शन दिखाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिस इज़ अवर डार्क लाइन एंड दिस इज़ अवर डॉटेड लाइन, कि जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर होगा। अभी हम लोग इसको किधर घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ेगा ये। तो जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट, पीछे साइड लगेगा। तो ये फोर्स इनटू कौन सा डिस्टेंस? ये फोर्स देखिए, ये फोर्स अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करके पीछे देखिए हम लोग सी पॉइंट ओ डबल डैश, जिसको नाम दिया गया था ओ डबल डैश, वो पॉइंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ओ डबल डैश। और जो पाइवोट किया है वो कहाँ पे किया हुआ है? ओ पॉइंट जो नीचे में डॉटेड है उस वहाँ पे पाइवोट किया हुआ है। तो आपको ये जो डिस्टेंस का गैप बन रहा है सी करके, जो एक डिस्टेंस मैं दिखाया हूँ छोटा सा, तो इसको सी से, म्यू इंटू आर एन को सी से मल्टीप्लाई करना होगा तो टॉर्क मिलेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि पाइवोट के ऊपर से लग रहा है ना ये म्यू इंटू आर एन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्लस म्यू आर एन इंटू सी कर दिए हैं, प्लस में म्यू आर एन इंटू सी किए हुए हैं, इज इक्वल टू 0 किए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग आर एन का वैल्यू निकल जाएगा, आर एन इज इक्वल टू एफ ए बाई बी माइनस म्यू सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एफ ए बाई बी माइनस म्यू सी, ठीक है। एफ ए बाई बी माइनस म्यू सी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आर एन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आर एन हम लोग का क्या आ जाएगा? एफ ए बाई बी माइनस म्यू सी।
तो ये तरीका है हम लोग को निकालने का। तो अभी हम लोग का जो सिस्टम था, मतलब जो ड्रम था, वो किधर रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उस टाइम में जो आर एन होगा वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, एफ ए बाई बी माइनस म्यू सी। और अगर यहाँ से एफ निकालना है, आपको एफ निकालना है सिर्फ, और आर एन अगर आपको पता है तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो एफ इज़ इक्वल टू आर एन बी माइनस म्यू सी बाई ए बचेगा। तो इस तरह से हम लोग को इक्वेशन लेना होगा, मोमेंट लेना होगा और हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का ड्रम किस तरह से काम करेगा उसके बारे में था। एक चीज़ और यहाँ पे जानने लायक चीज़ है कि व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज़ मोर देन 40 डिग्री, है ना। जैसे यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए शू जो लगाया हुआ है, ये शू यहाँ पे डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया होना इस साइड में और इस साइड में, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज़ थीटा एंगल। यहाँ पे थीटा एंगल दिखाया हुआ, अगर ये थीटा एंगल 40 डिग्री से कम होगा तो यहाँ जो म्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा हम लोग वही यूज़ करेंगे, म्यू जो होगा क्वेश्चन में गिवन हम लोग वही यूज़ करेंगे। बट ये अगर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ये जो एंगल है वो 40 डिग्री से एबव हो जाए, तो उस टाइम में हम लोग म्यू का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। उस टाइम में म्यू का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। उस टाइम हम लोग को क्या करना होगा, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा। क्या होना होगा, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा कि व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर देन 40 डिग्री देन इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू डैश कहलाएगा वो। और म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू 4 साइन थीटा बाई 2 बाई में थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू डैश का उस टाइम फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 4 साइन थीटा बाई 2 बाई में थीटा प्लस साइन थीटा। इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा। उसके बाद में इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ये जो म्यू पुट करेंगे तब जा कर के हम लोग को ये इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पुट करना होगा। अगर वो 40 डिग्री से एबव होता है तो आर एन निकालने के लिए आर एन का फॉर्मूला नीचे आपको बता चुका हूँ। ये है जब क्लॉकवाइज घूमेगा ड्रम मेरा तब के लिए है, ठीक है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तब क्या होता, तब यहाँ पे क्या होता, माइनस साइन होता। और यहाँ अगर माइनस साइन होता तो क्या होता कि यहाँ पे आपको बी माइनस म्यू सी जो आया है वो बी प्लस म्यू सी होता, ठीक है ना। क्या होता, बी प्लस म्यू सी होता अगर हम लोग का यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो यही सब डिफरेंस है। बस आपको थोड़ा सा डायरेक्शन में फोकस करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बस एक ही फॉर्मूला है, म्यू आर एन इंटू आर, दिस वन इज़ म्यू आर एन इंटू आर, दिस इज़ ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम। कि ड्रम में जो भी आपका ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा, ये सब मैं ब्रेक के बारे में पढ़ा रहा था कि ब्रेकिंग टॉर्क जो भी लगेगा वो म्यू आर एन इंटू आर के बराबर होगा। और यहाँ से आर एन हम लोग एफ ए बाई बी माइनस म्यू सी दे सकते हैं अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तब। आपको बस 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है कि पाइवोट कहाँ पे किया हुआ है, पाइवोटेड से डिस्टेंस कहाँ कहाँ का, जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ वहाँ तक का डिस्टेंस क्या क्या है, वो सब आपको पहले फिगर समझना होगा। फिगर को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। उसके बाद एंगल आपको देखना होगा कि एंगल 40 से कम है या 40 से ज़्यादा, उसके अनुसार आपको इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा। अदरवाइज जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है दिस इज़ एनफ, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ब्लॉक एंड शू ब्रेक का ही न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे आपको ये सारा फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका पता चलेगा और ये किस तरह से अप्लाई होगा ये आपको पता चलेगा। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जितना भी टाइप का ब्रेक्स हम लोग हैं उन सब के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, जैसे बैंड ब्रेक, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक, इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो रहेगा। जो हम लोगों को ब्लॉक एंड शू ब्रेक के बारे में डिटेल में जानना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़ना है आपको, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगा। तो एक न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।